शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाली अनामिका हर सुबह अपने पति विवेक के लिए टिफिन तैयार करती, उसके कपड़े प्रेस करती और मुस्कुराकर उसे ऑफिस भेजती थी। विवेक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा था। अब वह अनामिका को अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करता था। एक समय था जब वह हर छोटी बड़ी खुशी में पत्नी का हाथ थामे रहता था, लेकिन अब उसे लगता था कि साधारण कपड़े पहनने वाली उसकी पत्नी उसकी ऊंची पहचान के बीच कहीं फिट नहीं बैठती। एक शाम विवेक घर आया तो उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, कल हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी है, इस बार तुम्हें भी साथ चलना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां किसी से यह मत कहना कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर कोई पूछे तो बस कहना कि तुम नई स्टाफ मेंबर हो। अनामिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों उतर आए। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर मुझे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विवेक ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी। वहां बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और विदेशी मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में गलत धारणा बनाए। बस एक शाम की बात है, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अनामिका ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन याद रखना, रिश्ते झूठ के सहारे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अगले दिन उसने अपनी सबसे सादी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी, आईने में खुद को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी नहीं मेरे पति की इज्जत रखना। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पार्टी में वर्षों से छिपा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सिर्फ विवेक की नहीं, पूरी कंपनी अगली शाम शहर के सबसे भव्य होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी और नामी मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। विवेक ने गाड़ी पार्क करते हुए अनामिका की ओर देखा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, याद है ना, आज तुम सिर्फ नई कर्मचारी हो, किसी से ज्यादा बात मत करना। अनामिका ने बिना कोई शिकायत किए सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल के भीतर पति के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे, विवेक अपने अधिकारियों के बीच जा मिला और अनामिका को एक कोने में खड़ा छोड़ दिया। कुछ कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे, शायद यही नई स्टाफ है, मैनेजर साहब इसे साथ लाए हैं। किसी ने मुस्कुराकर अभिवादन किया तो किसी ने उसे मामूली कर्मचारी समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी कंपनी की मानवीय संसाधन प्रमुख शालिनी वहां आई। उन्होंने अनामिका से विनम्रता से पूछा, आप किस विभाग में नई नियुक्त हुई हैं? अनामिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं
आज पहली बार यहाँ आई हूँ, इसलिए अभी सब कुछ नया लग रहा है। शालिनी को उसके बोलने का ढंग और आत्मविश्वास कुछ अलग लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, साधारण कर्मचारी होकर भी इनके व्यक्तित्व में इतना संयम कैसे है। उधर विवेक अपने साथियों से हंसते हुए बातें कर रहा था। तभी उसके सहकर्मी राघव ने मजाक में कहा, यार तुम्हारी नई स्टाफ तो बड़े सम्मान से बात करती है, लगता है किसी बड़े घर की है। विवेक हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं, गांव की सीधी सादी लड़की है, बस थोड़ा ज्यादा गंभीर रहती है। यह बात अनामिका ने दूर खड़े सुन ली। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आंखों में नमी उतर आई। उसी समय पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। मंच के पास खड़े एंकर ने घोषणा की, कृपया सभी अतिथि अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। हमारी कंपनी के चेयरमैन कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हर कोई प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। विवेक भी उत्साह से सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में वही दरवाजा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच लेकर खुलने वाला है। हॉल का मुख्य द्वार खुला और कंपनी के चेयरमैन आदित्य राजदेव अपनी टीम के साथ अंदर आए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। विवेक भी झुककर उनका अभिवादन करने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि आज चेयरमैन की नजर उस पर पड़े और शायद उसे पदोन्नति का अवसर मिल जाए। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य राजदेव की नजर अचानक हॉल के एक शांत कोने में खड़ी अनामिका पर पड़ी। उनके कदम वहीं थम गए। कुछ ही क्षण में वे उसे ध्यान से देखते रहे, जैसे किसी पुराने परिचित को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। अगले ही पल वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। पूरा हॉल की निगाहें अब उसी दिशा में थी। विवेक घबरा गया। उसने सोचा कहीं अनामिका से कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। चेयरमैन अनामिका के सामने पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से बोले, मैडम आप सचमुच आ गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी हमारी किसी पार्टी में आएंगी। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। विवेक का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी उसकी पत्नी को मैडम कहकर इतने सम्मान क्यों दे रहा है। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, राजदेव जी, मैं यहाँ सिर्फ अपने पति के साथ आई हूँ। कृपया मुझे किसी विशेष सम्मान में मत बांधिए। चेयरमैन मुस्कुराए और बोले, सम्मान व्यक्ति के पद का नहीं, उसके कर्मों का होता है। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आज इस कंपनी में जो कुछ भी है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। यह सुनते ही कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है? चेयरमैन इन्हें इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या यह किसी बड़ी कंपनी की मालकिन है? विवेक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस पत्नी को वह साधारण समझकर सबसे छिपा रहा था, शायद उसके बारे में
वह खुद ही सबसे कम जानता था। तभी मंच संचालक ने माइक संभालते हुए कहा, सर, यदि अनुमति हो तो सभी लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर मैडम कौन है। चेयरमैन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और बोले, आज समय आ गया है कि वर्षों से छिपा वह सच सबके सामने आ जाए। पूरा हॉल सांस रोके उनकी अगली बात सुनने लगा। पूरा बैंक्वेट हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सैकड़ों लोगों की निगाहें अब चेयरमैन आदित्य राजदेव पर टिकी थी। उन्होंने मंच पर रखे माइक्रोफोन को हाथ में ले लिया और कुछ पल तक अनामिका की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में सम्मान भी था और पुरानी यादों की नमी भी। फिर उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज से 7 वर्ष पहले मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। हमारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। बैंक ने अंतिम नोटिस भेज दिया था। निवेशकों ने साथ छोड़ दिया था और मेरे अपने लोग भी मुझे असफल मान चुके थे। उस समय एक ऐसी महिला ने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया, जिसने ना अपना नाम बताया, ना कोई एहसान जताया। उसने सिर्फ इतना कहा था, जब आपकी कंपनी संभल जाए तब किसी जरूरतमंद कर्मचारी का सम्मान कभी मत छीनिए। हाल में बैठे हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम गई। आदित्य ने आगे कहा, वह महिला कोई और नहीं, यही अनामिका जी हैं। इन्होंने अपने दिवंगत पिता की छोड़ी हुई जमा पूंजी मुझे उधार दी थी। मैंने लिखित समझौता करना चाहा, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। बोली, विश्वास का कोई कागज नहीं होता। उस विश्वास ने मेरी डूबती कंपनी को बचा लिया। आज जो हजारों लोग इस कंपनी से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। यह सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। कई कर्मचारियों की आंखें नम हो गई, लेकिन विवेक के कानों में तालियों की आवाज नहीं, सिर्फ अपने ही शब्द गूंज रहे थे। किसी से मत कहना कि तुम मेरी पत्नी हो। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। आदित्य मंच से नीचे उतरे, अनामिका के पास आए और विनम्रता से बोले, मैडम, मैंने कई बार आपको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार मिलने से बचती रही। आज आपको यहाँ देखकर लगा कि भगवान ने मुझे अपना अधूरा वचन पूरा करने का अवसर दे दिया। अनामिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजदेव जी, मैंने जो किया था उसे कभी एहसान नहीं समझा। किसी का कठिन समय देखकर मदद करना इंसानियत होती है, सौदा नहीं। इसलिए मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे कारण किसी को पता चले। इतने में कंपनी के वरिष्ठ निदेशक सौरभ मेहरा आगे आए। उन्होंने आश्चर्य से विवेक की ओर देखा और पूछा, विवेक, तुम तो इनके साथ आए हो। क्या तुम पहले से जानते थे कि मैडम वही अनामिका जी हैं, जिनका नाम चेयरमैन साहब वर्षों से सम्मान के साथ लेते हैं? यह प्रश्न सुनते ही विवेक का गला सूख गया। उसके होठ कांपने लगे। वह चाहकर भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। सच बोलता तो अपनी सोच सबके सामने उजागर हो जाती, और झूठ बोलता तो अनामिका की नजरें
उसे कभी माफ नहीं करती। पूरा हॉल अब विवेक के उत्तर का इंतजार कर रहा था, जबकि अनामिका चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन एक ऐसा मौन था जो किसी भी कठिन शब्द से अधिक भारी था। विवेक की चुप्पी ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। कुछ क्षण पहले तक जो लोग उसके साथ हंसकर बातें कर रहे थे, अब उसी की ओर सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। चेयरमैन आदित्य राजदेव ने धीरे से कहा, विवेक, मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सचमुच पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी कौन है? विवेक ने कांपती आवाज में कहा, सर, मुझे इतना ही पता था कि ये बहुत साधारण परिवार से हैं। इन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। अनामिका ने पहली बार उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे व्यक्तित्व से पहचानो, मेरे पुराने कामों से नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हें मेरे संस्कार दिखाई देंगे, मेरी पहचान नहीं। लेकिन आज समझ में आ गया कि तुमने मुझे मेरे कपड़ों और सादगी से ही तोल दिया। उसकी बात सुनकर विवेक की नजरें झुक गई। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने अनामिका को अपने साथ किसी कार्यक्रम में ले जाने से मना किया था। कितनी बार उसने उसके सुझावों को यह कहकर टाल दिया था कि तुम इन बड़े लोगों की दुनिया नहीं समझ सकती। आज वही बड़े लोग उसकी पत्नी के सम्मान में खड़े थे। तभी चेयरमैन ने मंच पर रखी एक सुंदर लकड़ी की पेटी मंगवाई। उन्होंने उसे सबके सामने खोला। उसमें 7 वर्ष पुरानी एक डायरी, एक पुराना चेक और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र सुरक्षित रखा था। आदित्य ने वह पत्र सभी के सामने पढ़ना शुरू किया। यदि कभी आपकी कंपनी फिर खड़ी हो जाए तो याद रखिएगा कि किसी कर्मचारी का सम्मान उसके पद से नहीं, उसके चरित्र से होती है। जिस दिन किसी इंसान को उसके कपड़ों या हैसियत से आंकेंगे, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी हार होगी। पत्र के अंत में सिर्फ एक नाम लिखा था, अनामिका। पत्र समाप्त होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ कर्मचारियों की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी समझ चुके थे कि जिस महिला को वे अभी तक एक साधारण कर्मचारी समझ रहे थे, वही इस कंपनी के सबसे बड़े संघर्ष की अनसुनी नायिका थी। आदित्य राजदेव ने भावुक होकर कहा, आज मैं इस कंपनी की ओर से अनामिका जी का सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसने इनका सबसे अधिक साथ देना चाहिए था। उन्होंने विवेक की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, यदि आज हमें इनका सच पता ना चलता तो क्या तुम जीवन भर इन्हें इसी तरह अपनी पहचान से छिपा कर रखते? यह प्रश्न सुनते ही विवेक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, हॉल के पीछे दरवाजे से एक वृद्ध व्यक्ति तेजी से अंदर आया। उसे देखते ही चेयरमैन आदित्य चौंक पड़े और अनामिका के चेहरे का रंग भी बदल गया। वृद्ध ने अंदर आते ही ऊंची आवाज में कहा,
रुक जाइए, अभी इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। पूरा हॉल उस अनजान वृद्ध को आश्चर्य से देखने लगा। हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर आए उस वृद्ध व्यक्ति को देखते ही चेयरमैन आदित्य राजदेव तुरंत मंच से नीचे उतर गए। उन्होंने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और सम्मान से कहा, गुरुदेव, आप यहाँ? यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जिस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े उद्योगपति सिर झुकाते थे, वह स्वयं उस साधारण से दिखने वाले वृद्ध के चरणों में खड़ा था। वृद्ध का नाम आचार्य शरद चंद था। वे वर्षों तक समाज सेवा और नैतिक शिक्षा से जुड़े थे। उनकी आंखों में उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनामिका की ओर देखा और बोले, बेटी, तुमने आज भी अपना वचन निभाया। तुम चाहती तो अपने किए हुए उपकार का ढिढोरा पीट सकती थी, लेकिन तुमने सम्मान कमाने के बजाय उसे छिपा कर रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना लिफाफा निकाला। वह समय की मार से पीला पड़ चुका था। उन्होंने वह लिफाफा चेयरमैन आदित्य को देते हुए कहा, इसे सबके सामने पढ़ो। अब सच छिपाने का कोई कारण नहीं बचा। आदित्य ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र और बैंक की रसीद थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आदरणीय आचार्य जी, यदि कभी आदित्य जी इस कठिन समय में बाहर निकल जाए तो उन्हें मत बताइएगा कि सहायता मैंने की थी। यदि उन्हें मेरा नाम पता चला गया तो वे इसे कर्ज समझेंगे। मैं चाहती हूँ कि वे इसे इंसानियत का विश्वास समझे और एक वचन दीजिए, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, मेरी पहचान किसी के सामने प्रकट मत कीजिएगा। पत्र पढ़ते पढ़ते आदित्य की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, मैंने 7 वर्षों तक इस वचन का सम्मान किया। आज भी मैं यह रहस्य नहीं खोलता, लेकिन जब मैंने देखा कि जिस महिला ने दूसरों का सम्मान बचाया, उसी का सम्मान उसके अपने घर से छिन रहा है, मुझे लगा रहा कि अब मौन रहना अन्याय होगा। विवेक के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे अनामिका के पास आया और कांपती आवाज में बोला, अनामिका, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा। आज मुझे एहसास हुआ कि असली ऊंचाई कपड़ों, पद या पैसों से नहीं, चरित्र से मिलती है। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दो। अनामिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कठोरता नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, माफी मांगना आसान है विवेक, लेकिन विश्वास टूटने के बाद उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। आज तुम्हें अपने शब्दों की नहीं, अपने व्यवहार की परीक्षा देनी होगी। इतने में चेयरमैन आदित्य मंच पर लौटे और बोले, आज इस कंपनी की ओर से मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। यह घोषणा केवल अनामिका जी के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए होगी जो इंसान को उसके पद या रूप से नहीं, उसके संस्कारों से पहचानते हैं। पूरे हॉल में
फिर से सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस घोषणा का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि अगले ही क्षण लिया जाने वाला निर्णय केवल विवेक की नहीं, पूरी कंपनी की सोच बदल देगा। पूरा बैंक्वेट हॉल एकदम शांत था। हर व्यक्ति चेयरमैन आदित्य राजदेव की घोषणा सुनने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर गहरी सांस ली और कहा, आज से हमारी कंपनी में एक नया नियम लागू होगा। किसी भी कर्मचारी का सम्मान उसके पद, वेतन, कपड़ों या पारिवारिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और ईमानदारी से आंका जाएगा। और इस नियम का नाम होगा अनामिका सम्मान संहिता। यह नाम हमें हर दिन याद दिलाएगा कि सच्ची महानता हमेशा सादगी के पीछे छिपी होती है। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी कर्मचारी अपनी सीटों से खड़े हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अनामिका ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरे नाम पर कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सचमुच मेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो इतना वचन दीजिए कि इस कंपनी में कभी किसी साधारण दिखने वाले कर्मचारी का अपमान नहीं होगा। किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसका मूल्य नहीं लगाया जाएगा। आदित्य मुस्कुराए और बोले, मैडम, यही तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। आपने आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दूसरों के सम्मान की बात की। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा, आज से हर नए कर्मचारी के प्रशिक्षण में यह कहानी सुनाई जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या हैसियत से ना करे। उधर विवेक धीरे धीरे अनामिका के सामने आया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए और भर्राए हुए स्वर में कहा, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं अपने पद पर गर्व करता रहा, लेकिन मेरी पत्नी अपने संस्कारों पर जीती रही। मैं उसे दुनिया से छिपाता रहा, जबकि पूरी दुनिया उसके सम्मान में सिर झुकाने को तैयार थी। अनामिका, यदि तुम मुझे एक अवसर दो, तो मैं अब तुम्हें अपनी पहचान नहीं, अपना सबसे बड़ा सम्मान बनाकर जीना चाहता हूँ। अनामिका कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर बोली, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते और एक दिन में जुड़ते भी नहीं, लेकिन यदि इंसान सचमुच बदल जाए तो विश्वास वापस लौट सकता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि सजा से बड़ा परिवर्तन होता है। मगर आज के बाद याद रखना, जिस जीवन साथी का सम्मान घर में नहीं होता, उसका सम्मान दुनिया भी नहीं बचा सकती। विवेक ने भावुक होकर अनामिका के चरण छू लिए। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। तालियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चेयरमैन आदित्य राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी कंपनी ने केवल एक समारोह नहीं मनाया, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। उस रात जब विवेक और अनामिका घर लौट रहे थे, तो पहली बार विवेक ने कार का दरवाजा खोलकर सम्मान से अपनी पत्नी को बैठाया। रास्ते भर दोनों के बीच
बहुत कम शब्द बोले गए, लेकिन वर्षों की दूरियां उन खामोशियों में ही पिघल चुकी थी। विवेक ने घर पहुंचकर दीवार पर लगी अपनी उपलब्धियों की तस्वीरों के बीच अनामिका की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी और कहा, आज से मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे पद नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ है। अनामिका मुस्कुरा दी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए कहा, आपने सिखाया था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने कर्मों से कमाया जाता है। आज आपकी सीख जीत गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और कर्मों से होती है। जो दूसरों का सम्मान करता है, समय एक दिन उसका सम्मान पूरी दुनिया से करवाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।